सो हेलो एंड वेलकम ऑल। सभी को फिर से एक बार नमस्कार। और हम पढ़ रहे थे नगर पालिका अधिनियम राजस्थान का 2009। और इसी क्रम में जो है हमने सेक्शन कवर किए थे। और जितना मुझे याद आ रहा है हमने ये 39, देन 40, 41, 42 एंड 43, ये 43 तक जो है हम कवर कर चुके हैं। और अब हम जो है 44 से कवर करेंगे 44, 45 एंड सेक्शन 46। ये तीनों सेक्शन जो है अब अभी इस क्लास में कवर करेंगे और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हर बार 44 से 46 जो है इस क्लास में हम करेंगे। ये हमारी होगी 9th क्लास। इससे पहले हम 8 क्लासें कर चुके हैं। जैसा कि हर वीडियो में हर क्लास से शुरू होने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हर क्लास को शुरू होने से मेरा एक अपील रहती है सभी से कि आप लोग हर सेक्शन को उस सेक्शन की टॉपिक से याद रखेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो लैंग्वेज जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आप याद रखेंगे। तीसरी चीज़, लैंग्वेज में कहाँ आपको आगे पीछे करके वो पूछेगा, क्या आपसे जानना चाहेगा, वो चीज़ जो है वो मैं आपको बताऊंगा और आपको उसे ध्यान में रखना है। ये 4-5 चीज़ें आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग अभी तक तो एटलीस्ट समझ ही गए होंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहला जो हमारा है वो है determination of validity of election of a chairperson और वाइस चेयरपर्सन। मतलब वाइस चेयरपर्सन या चेयरपर्सन इलेक्ट होके आ चुके हैं, अब उनके इलेक्शन की वैलिडिटी पे अगर सवाल उठ गया है तो क्या होगा। ठीक है, सेक्शन 43 इसमें बताएगा। तो सेक्शन 43 हम पहले देख चुके हैं। सेक्शन 43 इज अबाउट दी एवरी म्यूनिसिपैलिटी टू हैव ए चेयरपर्सन एंड ए वाइस चेयरपर्सन, और उनकी तमाम तरीके की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो भी इस क्लास में बता दी गई। तो हमारा डिस्कशन जो है 43 सेक्शन तक हो चुका था। 44 से अब जो है हमें देखना है। अब 44 का जो पहला सब सेक्शन है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि द इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन अंडर सेक्शन 43 जो हम देख के आए हैं shall not be called in question except any by an election petition। जो हमारी सेक्शन जितना मुझे आ रहा है ये 31 में, एक बार हम देख लेते हैं। इलेक्शन पेटिशन जो थी हमारी 31, ये देखिए, क्योंकि ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इलेक्शन पेटिशन 31 में है, इसकी अपील 32 में है। तो ये चीजें जब मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद होगी है, तो आप तो इसकी तैयारी करके एग्जाम में बैठने वाले, तो आपको तो ऑब्वियसली ये चीजें याद हो जानी चाहिए। तो जो इलेक्शन पेटिशन है सेक्शन 31 में, प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट जज, ये हम बात करके आ चुके हैं, हैविंग टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर द म्युनिसिपल एरिया। कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन पेटिशन के अलावा कोई भी और तरीका नहीं होगा जिससे द इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन और द इलेक्शन ऑफ वाइस चेयरपर्सन, द वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन कैन बी क्वेश्चन। इफ यू वांट टू क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, you have to you have to appeal, or you have to file the election petition in court before the district judge. This is the only way. Then provided, what is the exception, what is the accepted case, provided that where an election petition is presented as aforesaid to a district judge, he may, for the reasons to be recorded in writing, transfer the same for hearing and disposal to a judge subordinate to him. If you have filed an election petition to the district judge, and if district judge is so satisfied that he can pass this election petition to the subordinate judge, and the subordinate judge जो भी होंगे वो वहां पे उस पे अपनी हियरिंग करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। इफ द डिस्ट्रिक्ट जज इज सो सेटिस्फाइड, ही कैन ट्रांसफर द इलेक्शन petition टू द सबऑर्डिनेट जज। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इस पार्ट का, द डिस्ट्रिक्ट जज और एनी अदर जज टू whom an election petition is or transferred and by whom it is heard in accordance with the provisions of this section is hereinafter referred to as the judge। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि चाहे डिस्ट्रिक्ट जज उसको सुने या फिर कोई अदर जज टू होम द इलेक्शन petition इज ट्रांसफर्ड, या डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो है इस डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा किसी भी और जज के पास ये ट्रांसफर कर दी गई है,
वो इसे उसी तरीके से सुनेंगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन इज हेयर अंडर रिफर टू एज द जज। जैसे कि इस सेक्शन में कहा गया है कि जज उस पेटिशन को सुनेगा, उसी तौर पर वो सब भी, वो डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा भी दूसरे जज उसी तौर और तरीके से सुनेंगे जैसा कि इस एक्ट के प्रोविजंस में बताया गया है। चाहे वो किसी और जज के पास चली गई हो, लेकिन जो प्रोविजंस होंगे उसकी हियरिंग के प्रोसीजर होंगे वो इसी एक्ट के हिसाब से होंगे। नाउ द सेक्शन 2 says that such petition may be presented by a candidate who has been defeated or whose nomination एक बार फिर से देखो। Such petition may be presented by a candidate who has been defeated or whose nomination has been rejected in such a manner on such grounds and within such period as may be prescribed along with a deposit of 1000 rupees। So दो फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर आपको इलेक्शन पेटिशन लगानी है तो 1000 रुपया जमा कराना पड़ेगा, और इलेक्शन पेटिशन कोई भी मुंह उठा के गहरा गहरा नत्थु गहरा साहब नहीं उठा पाएंगे। वो कैंडिडेट जो हार चुका है, इसमें डिफीट हो चुका है, या फिर वो कैंडिडेट जिसका नॉमिनेशन ही रिजेक्ट कर दिया गया था बाय वट एवर सो द रीजन। सो एनी पर्सन हुज नॉमिनेशन was rejected on the in a unjustified manner or some illegal grounds and any other candidate who has been defeated। ये दो candidates की category है who can file the election petition and they have to submit the fees of 1000 rupees। Clear? Now subsection 3 it says that in hearing the petition the judge shall follow such procedure and exercise such powers as may be prescribed। Okay, तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि जो जज इसको सुनेंगे पेटिशन को, वो जो प्रोसीजर रखेंगे वो वही रखेंगे जो इस एक्ट में कहा गया है। इस एक्ट में ये कहा गया है कि एक बार डिस्ट्रिक्ट जज ने जो ऑर्डर्स दे दिए दैट विल बी फाइनल, और इस डिस्ट्रिक्ट जज के जो ऑर्डर्स है उनकी अगर आपको अपील करनी है तो वो सीधी हाई कोर्ट में होगी, और हाई कोर्ट से नीचे कहीं नहीं होंगी। ये सब हम देख चुके हैं। तो ये प्रोसीजर होगा, इसी प्रोसीजर से इलेक्शन पेटिशन एडवांस करेगी और इसी प्रोसीजर से वो अपील की जा सकती है। और फाइनली अगर अपील नहीं की गई है तो डिस्ट्रिक्ट जज का जो order है that will be final, or if you have appeal under section 32 then the order of the high court shall be final। Okay, now subsection 4 without prejudice to the generality of the provisions contained in subsection 3 this subsection the judge may, if the petition is found to be frivolous, direct that the deposit mentioned in the subsection 2 shall be forfeited to the state government। मतलब अगर आपकी शिकायत झूठी निकली, आपने एक झूठा केस किया है, या फिर जज को लगा कि ये इसमें कोई सार नहीं है, कोई दम नहीं है, और बस एक एक्यूजेशन लगाने के लिए केस कर दिया गया, तो आपके जो 1000 रुपए जमा किए गए थे वो जो है जब्त हो जाएंगे और वो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में चले जाएंगे। ये जजेस के पास पावर होगी। अगर जज इज सो सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेशन मेड अंडर द इलेक्शन पेटिशन इज फॉल्स और फैक्चुअली रॉन्ग, then the amount deposited can be forfeited and it can be transferred to the state government। It is the power of judge। Now section 45 says what are the core principles of a municipality, and I would say this is an important section because it tells about the basic functions of the municipality. If you become an EO or a RO, then you must remember the works which are your core functions and which are your auxiliary or non-core functions। What are the core functions? The core function says that, and the section that occupy the core section is 45। Now this subsection 1 says that it shall be duty of every municipality to make reasonable provision and proper arrangement for the following matters within the municipal area। हर म्यूनिसिपैलिटी की ये जिम्मेदारी होगी कि वो ये निम्नलिखित जो सब्जेक्ट्स हैं उनका अरेंजमेंट अपने जुरिस्डिक्शन में, अपने एरिया में करे। कौन कौन सी चीजें हैं? पब्लिक हेल्थ, ओके, सैनिटेशन। आई डोंट थिंक कि इनको इलेबोरेट करने की, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। दे आर सेल्फ डिस्क्राइबेबल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सैनिटेशन से आप समझते हैं, पब्लिक हेल्थ से आप समझते हैं, लाइक जो पब्लिक टॉयलेट्स है उनको कंस्ट्रक्ट करवाना, उनको मेंटेन करवाना, और
जो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से जो पब्लिक टॉयलेट्स है उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर कराना। कंजर्वेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है और ये एक मेजर वर्क है स्वच्छ भारत मिशन में। जो गाड़ियां चलाई जा रही है, कचरा वाला आया देखो कचरा निकालो करके जो सॉन्ग लगा के रखती है, जो गाड़ियां कचरा इकट्ठा करती है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ही करती है और वो नगर पालिका या फिर म्यूनसिपैलिटी के अंडर ही कार्य करती है। ड्रेनेज सिस्टम जितना है शहर का, उस एरिया का, टाउन का, और सीवरेज क्लीनिंग पब्लिक स्ट्रीट्स, प्लेसेस, सीवर्स एंड ऑल दी स्पेसेस नॉट बीइंग प्राइवेट प्रॉपर्टी। हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी अब आप किसी के घर के अंदर घुस के और वहां के सैनिटेशन और वहां की जो सेवरेज है वो उसमें हस्तक्षेप करने लगे, दैट इज नॉट योर बिजनेस। योर बिजनेस इज अबाउट द पब्लिक यूटिलिटीज which are open to the enjoyment of public, so you have to deal those things which are available for the enjoyment of public, whether such spaces are vested in municipality or not, whether such spaces are not vested under the municipality, but though municipality is responsible for providing these kind of services to that area, removing noxious vegetation and abating all the public nuisances। जो भी पब्लिक नुआंस हो रही है, चाहे वो अतिक्रमण के कारण हो और चाहे जो अननेसेसरी वेजिटेशन हो रही है सड़क के पास में या फिर गलियों में और या फिर खंडर पड़े मकानों में, प्ले ग्राउंड्स में, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी म्यूनसिपैलिटी की उनको सही करवाने की। रिमूविंग फिल्थ, रबिश, नाइट सोइल ऑर्डर और एनी अदर नॉक्सियस और ऑफेंसिव मैटर फ्रॉम प्राइवेज, लैट्रिन्स, यूरिनल्स, cesspools or other common receptacles for such matter in or pertaining to a building or building। So ये म्यूनसिपैलिटी की जिम्मेदारी रहेगी कि वो वहाँ का जो वातावरण है उसको स्वच्छ बनाए रखे। किसी तरीके का नॉइस पोल्यूशन है, स्मेल पोल्यूशन है और किसी तरीके का कचरा कूड़ा है तो ये बिल्डिंग से पास में, तो ये म्यूनसिपैलिटी की ड्यूटी रहेगी कि वो उससे उन्हें निजात दिलाए। पब्लिक जो स्ट्रीट लाइट्स है और जो रास्तों के साथ साथ जो कॉलोनियां हैं, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, वहां के आसपास में स्ट्रीट लाइट्स के द्वारा रात को रोशनी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी म्यूनसिपैलिटी की रहेगी। एक्सटिंग्विशिंग फायर्स, अब ये देखिए जो फायर ब्रिगेड वाला सिस्टम रहेगा वो भी नगर पालिकाओं के अंदर ही आएगा। तो ये एक यूनिक इंफॉर्मेशन है और काफी लोगों को ये पता नहीं रहती है, तो ये आप जरूर याद रखें। एंड प्रोटेक्टिंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी व्हेन फायर अकर्स, तो ये जो है काफी बार ये लगता है कि एसडीएम के अंदर रहता है या बीडीओ के अंदर रहता है, नहीं, ये रहेगा म्यूनसिपैलिटी के अंतर्गत, नगर पालिका के अंतर्गत ये रहेगा। रेगुलेटिंग ऑफेंसिव और डेंजरस ट्रेड और प्रैक्टिसेस दैट आर डेंजरस फॉर द पब्लिक यूटिलिटी और द पीपल लिविंग इन दैट एरिया। रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शंस एंड प्रोजेक्शंस इन पब्लिक स्ट्रीट्स और प्लेसेस और इन स्पेसेस नॉट बीइंग प्राइवेट प्रॉपर्टी व्हिच आर ओपन टू एंजॉयमेंट ऑफ पब्लिक whether such spaces are vested in municipality or not। So ये सेम सी बातें हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Securing और removing dangerous buildings or places and reclaiming unhealthy localities, ये बात भी हम कर चुके हैं। Acquiring, maintaining, changing and regulating places for the disposal of dead and carcasses of dead animals। carcasses का मतलब हुआ कि जो उनके कंकाल, तो जो जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बोले तो हड्डा रोड़ी बोलते हैं, जिसमें जो डेड एनिमल्स है उनका जो कंकाल है उसको डिस्पोज करना, उसको स्टोर करना और वो जो एरिया उसको मेंटेन करना और उसके ऐसा बदबू इतनी ना हो जाए कि वो आसपास के एरियाज में लोगों को रहने ना दे, ये सब चीजों को रेगुलेट करना वो म्यूनसिपैलिटी के अंदर ही आएगा। देन कंस्ट्रक्टिंग, अल्टरिंग एंड मेंटेनिंग पब्लिक स्ट्रीट्स, कल्वर्ट्स, म्युनिसिपल बाउंड्री, मार्क्स, मार्केट, स्लॉटर हाउसेस, ड्रेन, सीवरेज, drainage works, sewage works, baths, washing places, drinking fountains, tank, wells, dams and like। So ये चीजें जो है ये मल्टीपल रिपीट भी हो चुकी है और हम सब समझ चुके हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये जो पब्लिक यूटिलिटी की चीजें हैं सभी को मेंटेन करना, रेगुलेट करना, कंस्ट्रक्ट करना, ये सारी चीजें हैं। देखिए कंस्ट्रक्ट करना, अल्टर करना और मेंटेन करना, ये सारी जिम्मेदारी रहेगी म्युनिसिपल बॉडी की, म्यूनसिपैलिटी। कंस्ट्रक्टिंग पब्लिक लैट्रिन्स, प्राइवेज एंड यूरिनल्स, जो मैं आपको बोल चुका हूँ कि जो पब्लिक टॉयलेट्स है उनको न सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना, उनको मेंटेन करना,
रेगुलेट करना और टाइम टू टाइम उसको अच्छे से उसकी भी सफाई करना और उसे फंक्शनरी बनाए रखना, ये सारी जिम्मेदारी म्यूनसिपैलिटी की रहेगी। नेमिंग स्ट्रीट्स एंड नंबरिंग हाउसेज, देखिए ये एक बहुत अच्छी चीज मैं मानता हूँ जो काफी लोग मिस कर देते हैं कि अब किसी गली को अगर मान लीजिए हमें नाम देना है कि इस मार्ग को हम नाम देंगे संत तुकाराम मार्ग, तो ये किसके दायरे में रहेगा? तो ये वो जो नगर परिषद है, नगर निगम है, नगर पालिका है, ये उसका हक होता है वो किसी भी मार्ग को या किसी भी चौक को वो नाम दे सकता है, और जो नंबरिंग ऑफ हाउसेस है वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो ये एक बहुत एक ही मैं ये कहूंगा कि बहुत यूनिक चीज है जो नगर पालिका करती है, और आपको ये ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन मानते हैं, बट दैट इज नॉट द केस। नाउ द अदर इज रजिस्टरिंग बर्थ एंड डेथ, ये भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र दोनों का जो बनेगा वो कहाँ से बनेगा? आपका नगर पालिका से ही बनेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एसडीएम ऑफिस से बनेगा या तहसील ऑफिस से बनेगा, नहीं, ये आपका नगर पालिका से ही बनेगा। इवन मैरिज सर्टिफिकेट भी आपका नगर पालिका से ही बनेगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एसडीएम ऑफिस से जरूर बनता है, तहसील ऑफिस से बनता है, बट बर्थ और डेथ का सर्टिफिकेट नगर पालिका से बनेगा। अरेंजिंग फॉर डिटेंशन एंड preservation of such dogs within the municipality as may be dealt with under section 249। हम देख लेंगे जो आवारा पशु है, चाहे डॉग हो, आवारा गाय हो, और बैल हो या सुअर हो, तो जो आवारा पशु है जिनसे पब्लिक को रहने में डिस्टरबेंस होता है या पब्लिक के जो नॉर्मल डेली वर्क्स है उनमें डिस्टरबेंस करते हैं, जानवरों को कारण ये डिस्टरबेंस झेलना पड़ता है, तो उसकी भी जिम्मेदारी म्यूनसिपैलिटी की रहती है। पेइंग द सैलरी एंड कंटिजेंट एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ सच पुलिस ऑफिसर्स, ऐसे पुलिस ऑफिसर्स की सैलरी पे करना या फिर कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर को वहन करना एड में बी रिक्वायर्ड बाय म्यूनसिपैलिटी फॉर पर्पस ऑफ दिस एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ municipal property, providing such accommodation as may be required by the state government under the law I'm sorry in force relating to police। अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई आदेश हुआ है जिसके तहत पुलिस को किसी म्युनिसिपल प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए या ऐसे किसी अकोमोडेशन को मेंटेन करने के लिए, उसकी रक्षा के लिए लगाया गया है, या कुछ डेप्यूट किया गया है फोर्सेस को म्युनिसिपल कार्य के लिए, तो उसका जो कंटिजेंट एक्सपेंडिचर है वो म्युनिसिपैलिटी वहन करेगी। और अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर करती है तो उनका जो सैलरी का पैसा है वो भी म्युनिसिपैलिटी फंड से लिया जाएगा। नाउ देन ओके, आगे क्या है? रेजिंग वॉलंटियर फोर्स विद सच फंक्शंस, volunteer force with such function and duties in relation to the protection of persons, the security of property and public safety as may be prescribed। So जो वॉलंटियर फोर्स होती है, मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर की कंडीशन हो गई, जैसे अभी टर्की में अर्थक्वेक की सिचुएशन है, ऐसे कोई सिचुएशन होगी तो वॉलंटियर फोर्स का क्रिएशन कर सकती है म्युनिसिपैलिटी, ताकि उस एरिया में वो लोगों की मदद कर सके और वापस से एक जो है म्युनिसिपल एरिया को फंक्शनली बनाया जा सके, एक नॉर्मल जो है कंडीशन वो पहुंचाई जा सके। फिर कहता है मेकिंग अरेंजमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट मैन्योर फ्रॉम नाइट सोइल एंड रबिश। अब नाइट सोइल मान लो अबेंडेंस में अवेलेबल है, कूड़ा कचरा, ऑर्गेनिक कचरा, पत्तियों का कचरा, ये सारा अगर भर भर के आपके एरिया से निकल रहा है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, सूखी पत्तियां, ये सब आपके पास है, तो आपको उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, मैन्योर बना सकते हो, खाद बना सकते हो। तो ये सारे जो इनोवेटिव काम है वो भी नगर पालिका कर सकती है। खाली ऐसे बोरिंग और राजनीति वाले या फिर ऐसे वाले जो एक परसेप्शन है कि इसमें इंटरफेरेंस ज्यादा है, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है। अगर आप इनोवेटिव काम भी करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया से, अब आपके दिमाग पे है कि आपने अगर ये धाराएं पढ़ी ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि क्या कर सकते हैं, तो क्या ही करोगे। बट तब तो रेगुलर जो वर्क होते हैं, रेगुलर फाइल वर्क ही करते रहोगे। लेकिन अगर आपको दिमाग में पता है तो आप इस तरीके के जो है इनोवेटिव इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, और लिए भी हैं, और उनकी केस स्टडीज नेट पे अवेलेबल भी है। एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग कैटल पॉन्ड्स, जो है जानवरों के लिए जो पॉन्ड्स बने हैं उनको बना सकती है, मेंटेन कर सकती है। प्रमोटिंग पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली वेलफेयर एंड स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, वेलफेयर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट। अब ये आप ध्यान रखो, ये मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूँ कि फैमिली वेलफेयर और पॉपुलेशन कंट्रोल में
डायरेक्ट जो रोल जो रहेगा वो नगर पालिका का रहेगा। आपको अगर याद हो तो 1980s में पॉपुलेशन कंट्रोल का काफ़ी ज़्यादा जो है कार्यक्रम चला था। और तो वैसी सिचुएशन में जो राइट्स हैं और जो अथॉरिटीज़ हैं वो नगर पालिका के पास काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाती है, और नगर पालिका में इसे जो है फैमिली वेलफेयर की स्कीम हो, इवन जब कोरोना का टाइम आया तब भी नगर पालिका को काफ़ी राइट्स दिए गए, बिकॉज ये अमेंडमेंट करके, और जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसमें भी अमेंडमेंट करके स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिए गए, क्योंकि जो नगर पालिका का रीच है वो बहुत अच्छा है। नगर पालिका के पास जो कच्चे की गाड़ियां हैं तो वो एक तरह की फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, और गली गली का एक एक घर वो जानते हैं, किस घर में कौन रह रहा है, कौन सा घर लंबे टाइम से बंद है, इस सब की जानकारी म्यूनसिपैलिटी के लोगों को बहुत अच्छे से रहती है। इसीलिए जो ग्रेटर गुड के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किए जाते हैं, तो उसमें जो म्यूनसिपैलिटी है उसका सहयोग लेना अपने आप ही आवश्यक हो जाता है, अगर कोई ना चाहे तो भी उसे लेना। फिर क्या है, प्रिपेयरिंग प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, पॉवर्टी एलिवेशन, स्लम इम्प्रूवमेंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड प्रोवाइडिंग फूड टू द नीडी पर्सन। तो ये सब जो कार्य हैं, जो अगर मैं बात कहूँ तो यूएनएससी के जो 17 एसडीजीज हैं इनसे डायरेक्टली संबंधित है, तो उसके लिए भी डायरेक्टली नगर पालिका काम कर सकती है, इनोवेटिव स्टेप्स उठा सकती है। एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन सिस्टम इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, फुटपाथ्स, पेडेस्ट्रियन पाथ्स, जो पैदल चलने वाले पाथ्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल्स, बोथ फॉर पैसेंजर एंड गुड्स के लिए भी, ठीक है। ब्रिगेड्स, आई एम सॉरी, ब्रिगेड्स नहीं है, ब्रिजेस, ओवर ब्रिजेस, सबवेज, फेरीज जो वाटर बॉडीज में यूज की जाती है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो इस तरीके के सभी जो चीजें हैं वो नगर पालिका के पास, म्यूनसिपैलिटी के पास अधिकार होते हैं कि वो रोड भी बना सकती है, वाटरवेज भी बना सकती है, टर्मिनल भी बना सकती है, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी उपलब्ध कर सकती है, पाथवे भी बना सकती है। तो न तो कोई फंड की म्यूनसिपल बॉडीज के पास कमी है, और ना ही किसी मैं कहूँ तो दायरे की कमी। एक्सेस पावर्स है और एक्सेस दायरा है, आप कहीं पे भी काम करो। आपको लगता है स्ट्रीट लाइट्स में काम करे तो वहां काम करो, पार्क बनाना है तो वहां काम करो, रोड बनानी है तो वहां काम करो। ए टू जेड जो है आपके पास क्राइटेरिया है। नाउ प्रिपेयरिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेसरीज इंक्लूडिंग ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्कीम्स, स्ट्रीट फर्नीचर, पार्किंग एरियाज, बस स्टॉप्स, इस तरीके की सारी चीजें म्यूनसिपैलिटी बनाने में काम करती है। अरेंजिंग फॉर प्लान डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरियाज ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, फॉर एग्जांपल कि अब जो ये थी सिटी ए, और इस सिटी ए का ये वाला एरिया है जो मास्टर प्लान बनाना है इसका, और इस एरिया में हमें हॉस्पिटल एक बनाना है, एक कॉलेज बनाना है, एक हमें सेंट्रल पार्क बनाना है, ठीक है, एक हमें मॉल बनाना है, एक हमें कुछ और टेम्पल्स बनाने हैं। तो ये जो मास्टर प्लान है ये किस तरीके से, अब जो नया एरिया, ये तो पुराना शहर था, अब नया एरिया बाहर किस तरीके से डेवलप होगा, तो ये जो मास्टर प्लानिंग का ह्यूमन सेटलमेंट कैसे होगी, कॉलोनीज कैसे बनेगी, मॉल कहाँ से बनेंगे, पार्क कहाँ बनाना है, ये सारे जो डिसीजन है वो म्यूनसिपल बॉडी टेकिंग मेजर्स फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ म्यूनसिपल एरिया बाय सेटिंग अप पार्क्स एंड फाउंटेन्स, प्रोवाइडिंग रिक्रिएशनल एरियाज, इंप्रूविंग रिवर बैंक्स एंड लैंडस्केपिंग। अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको केस स्टडीज काफी मिल जाएगी। कोई एरिया में मान लीजिए, ये जो प्रत्यक्ष चीजें हैं ये मैंने स्वयं देख रखी है। यहाँ पे एक जिला है ए, यहाँ इस जिले में, इस एरिया में जो है कूड़ा फेंका जाता था, इस पूरे शहर का जो कूड़ा है वो इस एरिया में आता था। फिर इस शहर के एडमिनिस्ट्रेशन ने और म्यूनसिपैलिटी ने ये संकल्प लिया कि इस एरिया को हम रीडेवलप करेंगे और रिक्रिएशन करेंगे इसका, ताकि वो ब्यूटिफिकेशन हो। और देखते ही देखते मैंने खुद स्वयं देखा है कि इस एरिया को इतना अच्छा डेवलप करके और इसे कन्वर्ट किया गया सिटी पार्क में। और आज अगर वो सिटी पार्क देखें तो कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पे कचरे का ढेर हुआ करता था, उस तरह सिटी पार्क। तो ऐसी जो इनोवेटिव चीजें हैं वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनसिपैलिटी की बॉडीज कर सकती है। कलेक्टिंग स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा सिग्निफिकेंट टू द कम्युनिटी, जैसे सेंसस का डेटा हो गया या फिर और भी किसी प्रकार का डेटा हो गया, तो वो जो है म्यूनसिपैलिटी उसको कलेक्ट कर सकती है। इंटीग्रेटिंग डेवलपमेंट प्लान्स एंड स्कीम फॉर म्यूनसिपल एरिया विद द डिस्ट्रिक्ट और रीजनल डेवलपमेंट प्लान, जो हम बात कर चुके हैं,
इस प्लान में कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, रोड हो सकती है, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटीज की बिल्डिंग्स हो सकती है, पार्क्स हो सकते हैं, तमाम चीजें, स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी आप जो है इसमें आप प्लान कर सकते हैं। प्रोमोटिंग एजुकेशनल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज, जो प्ले ग्राउंड्स है, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स है, या फिर पार्क्स है, या फिर कोई कल्चरल थीम के बेस पे कोई बिल्डिंग बनानी है, या फिर कोई क्लब का इनोग्रेशन करना है, तो म्यूनसिपैलिटी डायरेक्ट उसमें रोल प्ले कर सकती है। Disclosing material and vital information regarding finances of and development work and other activities undertaken by municipality to the stakeholders and the public at large. Okay, so ये जो चीज है ये म्यूनसिपैलिटी पब्लिक के साथ भी शेयर करेगी कि एट लार्ज उन्होंने क्या काम किया और फाइनेंस को कैसे यूज किया। टेकिंग स्टेप फॉर सिक्योरिंग दी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, जो आवारा पशु है वो न जनता को परेशान करे न जनता उन्हें परेशान करे, और बाकी किसी भी स्तर पर एनिमल्स के साथ क्रुएल्टी ना हो, इसका इंश्योर करेगी नगर पालिका या नगर निगम, नगर परिषद। परफॉर्मिंग सच अदर स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी फंक्शन एज में बी प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, जैसा कि अमेंडमेंट के द्वारा या फिर इस एक्ट में आगे की प्रोविजंस भी जो दिया गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट अगर सोचेगी तो वो काम उसको इंक्लूड किया जाएगा और म्यूनसिपैलिटी उसे फॉलो करे। नाउ सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, वो कहता है कि दी म्यूनसिपैलिटी में हैविंग रिगार्ड टू मैनेजरियल, टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड organizational capacity and the actual condition obtaining in municipal area decide not to take up or postpone the performance of any of the functions as aforesaid। कहने का तात्पर्य है कि म्यूनसिपैलिटी के काम 50 काम है, म्यूनसिपैलिटी 50 मतलब मैं एक कहावत के तौर पे बोल रहा हूँ कि 50 काम है म्यूनसिपैलिटी के पास। आदमी मान लो 5 है, कंप्यूटर 2 है, ठीक है, कमरे पूरे ऑफिस में 3 है, कैपेसिटी नहीं है तो कैसे काम करेंगे। तो मैनेजरियल, टेक्निकल, फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी कितनी है, एक्चुअल कंडीशन कैसी है म्यूनसिपल एरिया की, इसके हिसाब से कोई काम जो है इनमें से म्यूनसिपैलिटी को जो लग रहा है कि भाई हमसे ये ना हो पाएगा तो उसे वो छोड़ सकती है, पोस्टपोन कर सकती है, या फिर उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक बारी पीछे हट सकती है। अगर कैपेसिटी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी नहीं है तो कैसे काम करेंगे भाई। ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी तो हो, आपने घर पे पार्टी रख दी, लोग बुला लिए, और फिर आप ना तो आपने टेंट तान रखा है, ना आपके खाने की टेबलें हैं, ना आपके घर पे लोग हैं, लोग आगे बोलेंगे भाई कहाँ है पार्टी, तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना। इसीलिए आपकी जितनी श्रद्धा है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी के हिसाब से काम करने का है। द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट ए म्यूनसिपैलिटी टू परफॉर्म एनी ऑफ द फंक्शन एज एफोर्सेड इफ सच फंक्शन इज नॉट टेकन अप और पोस्टपोन बाय द म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी ने कह दिया भाई जी हमारे पास तो इतना ही लोग हैं, इतने ही पैसे हैं, हम तो इतना ही काम कर पाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट को लगा भाई चलो ठीक है तुम इतना ही काम करो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये जो ये वाला काम है XYZ, ये 2-3 काम आपको करने पड़ेंगे इस एरिया के लिए जो आपने पोस्टपोन कर रखे हैं या जो आप टेकअप ही नहीं कर रहे हो। तो कुछ फंक्शंस जो है वो स्पेसिफिक करके स्टेट गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटी को दे सकती है। द म्यूनसिपैलिटी में प्लान, बिल्ड, ऑपरेट, मेंटेन और manage the infrastructure required for the discharge of any of the functions as aforesaid, either by itself or by agency under the agreement referred to in section 154। देख लेंगे, लेकिन ये कह इसमें रहा है कि अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग है, कोई पार्क है, कोई पार्किंग है, या फिर कोई स्टोरेज है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम हो, वो प्लान करना, बिल्ड करना, ऑपरेट करना, मेंटेन करना और मैनेज करना वो नगर पालिका खुद भी कर सकती है या किसी को ठेका भी दे सकती है, ठेकेदार को टेंडर निकाल सकती है, फिर ठेकेदार उस काम को करेगा। तो ये दोनों तीनों काम जो है नगर पालिका कर सकती है। तो ये जो है हमारे पास ये 26 काम, ये 27, 28, 29, अगर मैं टू बी स्पेसिफिक इफ आई वुड से देयर आर 29 कोर वर्क्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी, 29 कोर वर्क्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी which a municipality should must do, but if the technical, financial or the organizational capacity is not so good, the municipality can postpone some work or can not take up some of the work which it thinks that it's not necessary for the time. But if the state government feels that these specific works are very important for the area, it can direct the municipality to take up this area. So this is about the core functions of municipality.
नाउ अब हम देखेंगे सम अदर म्युनिसिपल फंक्शंस, कोर फंक्शंस के अलावा। ये म्युनिसिपैलिटी में, अब यहाँ पे में आ गया, ठीक है, हैविंग रिगार्ड टू सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ हिज कोर फंक्शन। पहले कोर फंक्शंस पूरे कर लिए, म्युनिसिपैलिटी को लग दिया भाई हमने कोर फंक्शंस में कोई कमी नहीं छोड़ी है, सारे कोर फंक्शंस जो है उसमें हमने अच्छा काम किया, विच शैल कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट चार्ज ऑन द म्युनिसिपल फंड and subject to his managerial, technical, financial capabilities, undertake or perform or promote the performance of any of the following functions, namely। देखो, जो म्युनिसिपल फंड है उसके ऊपर पहला किसका होगा, कोर फंक्शंस का, मतलब जो आर्टिकल 45 में कोर फंक्शंस है उनका पहला हक होगा। सबसे पहले अगर पैसा निकालोगे तो लगाओगे कोर फंक्शंस पे। आपने पैसा भी निकाल लिया, कोर फंक्शंस पे लगा भी दिया और धड़ल्ले से एकदम एक नंबर काम कर दिया। अब आप चाहते हो भाई मैं तो इतना जबरदस्त किया हूं कि मैंने कोर फंक्शन तो कोई छोड़ा ही नहीं, अब और बताओ और कोई काम है तो ये अदर म्युनिसिपल फंक्शंस है जो आपको दिए जाते हैं। अगर आपको लगते हो कि भाई हमने कोर तो एकदम एक नंबर कर दिया, अब आगे हम उधर अदर में भी एकदम जा जाएंगे, तो आप इस पे आ सकते हो। इसमें 3-4 अलग अलग थीम्स है। जैसे अगर आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप वेस्ट लैंड को रिक्लेम कर सकते हो, सोशल फॉरेस्ट्री को और ओपन स्पेसिस को मेंटेन करने के लोगों को प्रमोट कर सकते हो, और सोशल फॉरेस्ट्री जो है उसके कंसेप्ट को बढ़ावा दे सकते हो, या फिर नर्सरीज बना सकते हो, वेजिटेबल्स एंड ट्रीज का जो प्लांटेशन है उसे प्रमोट कर सकते हो, या फिर ग्रीनरीज थ्रू मास पार्टिसिपेशन। मतलब किसी एक दिवस को, जैसे 5 जून को इन्वायरमेंट डे है, तो एक बड़ा अभियान चला दिया, लोगों को इनवाइट कर लिया और एक साथ 2000 पौधे उगवा दिए। इस तरीके की एक्टिविटीज कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावर शोज कर सकते हो, या फिर फ्लावर ग्रोइंग कल्चर को आप प्रमोट कर सकते हो, या फिर जो प्रमोशन ऑफ मेजर्स फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन, जितनी भी पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, ठीक है, अपना एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, तो इन सबको हटाना हो, कम से कम करना हो, तो उसके लिए आप अभियान चला सकते हो। जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, इंडस्ट्रियल प्लेयर्स हैं, उन सबको आप जागरूक कर सकते हो, नियम कायदे बता सकते हो कि आप अगर एक्सेस पोल्यूशन फैलाते हो तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई भी हो सकती है। और जो हमारा, मैं क्या उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, जो ट्रिब्यूनल है हमारा, उसका नाम अभी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा था, ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, तो उसकी जो ऑर्डर्स निकले हुए हैं उनसे भी प्लेयर्स को अवेयर करा सकते हो कि आपको जो है इनमें ये पनिशमेंट हो सकता है अगर आप इस तरीके का पोल्यूशन करते हो। अब इसके अलावा पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन, वैसे तो कोर फंक्शन में है, लेकिन कोर फंक्शन में स्पेसिफिकली दिया गया, उनसे आगे बढ़ के भी अगर आपको काम करना है तो मास इनोकुलेशन कैंपेन फॉर इरेडिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो ये देखिए इसी के तहत जो है कोरोना में भी जो म्यूनिसिपैलिटीज को अच्छे खासे कार्य दिए गए थे। रिक्लेमेशन ऑफ अनहेल्थी लोकेलिटीज, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक टैंक्स, रेगुलेशन ऑफ regulating re-excavations, repair and upkeep all the private tanks, wells and other sources of water supply on such terms and conditions of the municipality में deemed proper। तो तमाम तरीके के जो वाटर टैंक्स है, रिजर्वायर्स हैं, या फिर पब्लिक टैंक्स हैं, उनको रेगुलेट करना, उनको मेंटेन करना, किसी भी बीमारी ऐसी ना फैले तो उनको उस हिसाब से भी उनका सैम्पलिंग करते रहना, और वैक्सीनेशन या फिर क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, ये सब एक्टिविटीज करते रहना। एडवांसमेंट ऑफ civic consciousness for public health and general welfare by organizing discourses, seminars और conferences। मतलब आप इस तरीके के शिविर लगाएं और एक सिविक कॉन्शियसनेस, ये अच्छा वर्ड है सिविक कॉन्शियसनेस, आप एक चेतना, एक लोगों में एक चेतना फैलाएं जिससे लोगों को ये लगे कि हाँ हमारे आसपास साफ सफाई कितनी ज़रूरी है, किस तरीके से बैक्टीरिया और वायरस फैलते हैं, जो फूड है वो किस तरीके से फूड पॉइजन में कन्वर्ट होता है, इसी तरीके से जो गंदगी है वो किस तरीके से बीमारियां लाती है। तो जो अपनी लोकेलिटी के साथ एक जनरल वेलफेयर की कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप करे जनता में। इन स्पेयर ऑफ एजुकेशन और कल्चर में आप क्या कर सकते हैं कि जो सिविक एजुकेशन है, अडल्ट एजुकेशन है, सोशल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, उन सबको आप प्रमोट करो, उनमें प्लेयर्स को प्रमोट करो और उनमें एडवर्टाइज करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़वाइए। द प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज हो, चाहे म्यूजिक हो, फिजिकल एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, थिएटर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी भी माध्यम से आप
इसमें भी कार्य कर सकते हैं। एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन अर्बन लाइफ। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, चाहे आप कैमरा लगवाएं, ठीक है, चाहे आप वहाँ कैमरा लगा रहे हैं, ट्रैफिक लाइट लगा रहे हैं, सेंसर बेस सिक्योरिटी सिस्टम लगा रहे हैं, और तमाम तरीके से जो है आप कहीं पे भी कुछ भी आप अपने म्यूनसिपल एरिया में कोई भी अच्छी ड्रोन सिस्टम आपने अप्लाई कर दिया, कोई भी अच्छी चीज अप्लाई कर दो और आप बता दो कि भाई ये नॉन कॉर फंक्शन में इसके तहत मैं लेके आया हूँ, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा काम करो, कोई टोकने वाला नहीं। फिर म्यूनसिपल जर्नल्स को पब्लिश करो, पीरियोडिकल्स है, या फिर जो बुक्स है, जर्नल्स है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स है, उनमें अच्छी अच्छी पब्लिकेशंस दो, मॉरल पब्लिकेशंस दो, सफाई की, स्वच्छता की, और भारत सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो मिशन चलाए जा रहे हैं, जो स्कीम चलाई जा रही है, उनका अवेयरनेस करो। ये सब काम भी आप कर सकते हो। इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैचू, पोर्ट्रेट्स, पिक्चर्स इन अप्रोप्रिएट मैनर, ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ आर्ट गैलरीज, botanical or geological collections, conservation and maintenance of monuments, places of historical, artistic and other importance, and construction, establishment, maintenance or contribution of the maintenance of public libraries, museums, reading rooms, lunatic asylums, halls, offices। तो आप देखो कि कोई सीमा ही नहीं है एरिया की, तो कहाँ आपको, आप कहाँ काम करना चाहते हो उस एरिया में आपको काम ला के दे देंगे। हर एरिया में, चाहे पब्लिक सैनिटेशन हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पानी हो, बिजली हो, बीमारी हो, फीमेल एजुकेशन हो, हेल्थ हो, डिजीज हो, आपको काम कहाँ करना है ये बताओ। इतने राइट्स, इतने खुले राइट्स इसमें दे रखे हैं, और खुला फंड दिया जाता है, खुली पावर्स दी जाती है। अगर अच्छा ईओ काम करने वाला हो तो उस नगर पालिका की शक्ल सूरत एकदम चेंज कर देगा कि भाई वो 2 साल पहले क्या थी और अब क्या है। लोग उसको एक केस स्टडी बना के देखेंगे विदेशों तक। एक ईओ ये कर सकता है। फिर पब्लिक वेलफेयर में क्या कर सकता है कि पब्लिक शेल्टर्स, या फिर जो ड्राउट या फ्लड या अर्थक्वेक के टाइम में या नेचुरल डिजास्टर के टाइम में रिलीफ वर्क्स कर सकता है। डेस्टिट्यूट पर्सन्स है जी, जो बेघर हो गए हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनको फूड, कपड़ा, शेल्टर्स ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ एड्स टू हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, असाइलम, रेस्क्यू होम, मैटरनिटी हाउस, चाइल्ड वेलफेयर सेंटर। कहाँ कौन सा सेक्टर आपका बचा? चाइल्ड, ओल्ड एज, वीमेन, डिसेबल्ड, हर किसी की मदद कर सकते हो आप इसमें, हर किसी की। प्रोविजन ऑफ शेल्टर ऑफ होमलेस, implement a program of liberation and rehabilitation of scavengers and their families, organization of voluntary labor and coordination of activities of voluntary agencies for community welfare, campaign for dissemination of such information as is vital for public welfare। और अगर कम्युनिटी रिलेशन में बात करें तो civic receptions to persons of distinction and paying homage on death of persons of repute, organization and management of fairs and exhibitions, dissemination of information of public interest। अगर आप देखोगे पावर की, तो अगर ये आप तो ये बताओ कि अब कौन सा बच गया? सब इंक्लूड हो गए इसमें, सब इंक्लूड। कोर और नॉन कोर फंक्शन को अगर मिला दें, मैं कह रहा हूं कि कोर और नॉन कोर फंक्शन को अगर मिला दें 45 और 46 में, तो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा जो ईओ के पास पावर नहीं है कि उसमें काम नहीं कर सकता। बीमारी, पब्लिक हेल्थ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल डिजास्टर, चाइल्ड, ओल्ड एज, वीमेन, डिसेबल, लाइब्रेरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीट्स, लाइट्स, सैनिटेशन, लाइब्रेरीज, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो एक अच्छा ईओ अगर किसी नगर पालिका में जाए तो वो उसकी शक्ल सूरत क्या, लोगों की मेंटेलिटी जो है वो भी बदल के बाहर आता है। तो ये आज का हमारा सेशन था जिसमें हमने कोर फंक्शंस, नॉन कोर फंक्शंस ये सब देखे, और 44 से 46 तक सेक्शन हमने देखे। और मेनली तो अगर मैं कहूँ तो 44 सेक्शन तो बड़ा छोटा सा सेक्शन था, 45 और 46वां सेक्शन हमने देखा। इनको जोड़ों में हम याद करने, ये कोर फंक्शंस और ये नॉन कोर फंक्शंस, ऐसे जोड़ों में याद रखोगे ना तो चीजें याद होगी, नहीं तो चीजें याद नहीं होगी। और कोर फंक्शंस में भी कितने 29 कोर फंक्शंस है ये देखिए, जिसमें से जो मेजर मैंने कहा था कि जो आपको, अगर आप किसी नगर पालिका में रहते हो तो यार ये तो चीजें आपको बेसिक इतनी तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो
कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है वो नगर पालिका की है, नाली की साफ सफाई करने में जो लोग लगे होते हैं नगर पालिका के कर्मचारी है, खंबे पे लाइट खराब हो गई, कुछ भी दिक्कत आ रही है स्ट्रीट लाइट की, नगर पालिका काम करती है इसका, ठीक है। और आपके प्लॉट काटने हैं, नई कॉलोनी में प्लॉट काटने हैं, सरकारी लैंड पे प्लॉट काटने हैं, लैंड के पट्टे बनाने हैं, नगर पालिका करती है। इतनी तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। कुछ कुछ यूनिक चीजें जो आपको नहीं पता होती, एक तो फायर एक्सटिंग्विशर का जो काम करेगा वो सारा नगर पालिका के अंदर आएगा। कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर सेंटर जो है, हो सकता है उसकी बिल्डिंग अलग हो लेकिन वो कार्य नगर पालिका के अंदर करेगा। उसमें जो गाड़ियों की परचेज है, मैन पावर है, उसका मेंटेनेंस है, जितना भी खर्चा है वो सारा, उसकी ट्रेनिंग का जो है सारा का सारा नगर पालिका करेगी। इसके अलावा जो गड्ढा रोडी वाला काम है वो भी नगर पालिका देखेगी। बर्थ और डेथ के रजिस्ट्रेशन है वो भी नगर पालिका देखेगी। किसी गली का नाम देना है, हाउसेस के जो नंबरिंग देने हैं वो सब भी नगर पालिका देखेगी। ये मेजर मेजर फंक्शन, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली वेलफेयर, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, वेलफेयर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, ये सारे जो काम है नगर पालिका देखेगी। इसके अलावा ब्रिज बनाना, ओवर ब्रिज बनाना, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बनाना, ट्रैफिक सिस्टम बनाना, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, रोड, फुटपाथ, पेडेस्ट्रियन, कुछ भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में कार्य कर सकती है नगर पालिका। इसके अलावा नया जो एरिया है, नया सेटलमेंट करना है, नया मास्टर प्लान तैयार करना है, तो सारा काम जो है नगर पालिका करेगी। और इसके हमारा हमने कल्चरल, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, ये सब एक्टिविटीज भी देखी थी। किसी भी प्रकार की एनिमल के साथ क्रूरल्टी ना हो, ये सब भी है। ये जो है कोर फंक्शंस है। एटलीस्ट आपको कोर फंक्शन जो है 29 एज इट इज याद रहनी चाहिए। अगर नगर पालिका की औकात से बाहर है, मैनेजरियल, टेक्निकल, फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी की औकात से बाहर है, तो नगर पालिका हाथ खड़े कर देगी, बोलेगी भाई साहब आपने तो हमें 29 फंक्शन दिए थे लेकिन हमारे बस की तो ये 10 फंक्शन करने की है, उसके बाद 11वां हमसे तो हाथ ही ना लगा जाए। स्टेट गवर्नमेंट की कहीं कोई बात नहीं, 10 कर सकते हो 10 कर दो, लेकिन ये वाले 3 जरूर करना। स्पेसिफिक जो है काम अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि वो करने हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें बाध्य कर सकती है। फिर हमने नॉन नॉन जो कोर कंसेप्ट है, नॉन कोर फंक्शंस है वो देखे थे। नॉन कोर फंक्शंस में भी हमने देख लिया कि ये जो फंक्शंस है, मोटी मोटी जो चीजें वो बता देता हूँ कि एक तो इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं, फिर पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन में काम कर सकते हैं, एजुकेशन एंड कल्चर में काम कर सकते हैं, उसके बाद पब्लिक वेलफेयर में काम कर सकते हैं, और कम्युनिटी रिलेशन में काम, ये सारे में हम काम कर सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन था 44 से 46। सेक्शंस को पढ़ते रहिए और सेक्शन तो रट्टा मारते रहिए। अब जैसे आज की हमने क्लास ली, तो इससे पहले की जो क्लास हुई है वो पहले रिवाइज कर लो फटाफट फटाफट 10 बना। फिर आज की क्लास हुई, आज की क्लास कर ली हमने, आज की क्लास खत्म कर लो। खत्म करने के बाद एक बार उसे 15-20 मिनट में रिवाइज कर लो। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है तो इसको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी, बहुत आराम से हो जाएगा आज। फिर जब कल की क्लास लो तो अभी तक जो 46 सेक्शन हो गए हैं उनको मतलब आधी घंटा या 20 मिनट में एक साथ बहुत जल्दी 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 एक बार क्विक रिवीजन करके देखो 46 का। फिर जब 47 से हम पढ़ेंगे तो चीजें आप 2 मिनट में कनेक्ट करोगे। आप पीछे में ये पढ़ा था, इलेक्शन पटिशन ये पढ़ा था, वो 31 में थी। फिर जो करप्ट प्रैक्टिस थी वो 28-29 में थी। इलेक्टोरल ऑफेंस हमने पढ़े थे। जो जो टर्म्स आएगी तो आपको याद भी आती, एक चीज ये होगी। दूसरी चीज ये होगी कि जैसी क्लास खत्म होगी उसके बाद एक रिवीजन और कर लो, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद तो उस क्लास का जो आज हमने पढ़ा उसी का रिवाइज कर लो। नेक्स्ट क्लास में जब बैठो तो पीछे वाले का पूरे का रिवाइज कर लो। अब देखो 47, 48, 49, 50 4 सेक्शन और है, उसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 क्लोज हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 जैसे ही क्लोज होगा उसके बाद हम एक अच्छा सा टेस्ट करेंगे जिसमें चैप्टर नंबर 2 का अच्छा खासा वेटेज रहेगा और क्वेश्चन सब साथ ही साथ सोल्व करेंगे। फिर एक आधे वीडियो में हम बजट लाएंगे, और बजट का भी जैसे रो एक्ट हमने लिया वैसे रो बजट लेंगे। जो बजट सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में पढ़ते हैं वो का वो सीधा ही PDF यहाँ लाएंगे और हर प्रोविजन को समझेंगे, कौन सा हटाने के लायक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मीडियम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बजट के क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, कोई सा भी पेपर, UR हो, LDC हो, चाहे SI हो, RS हो, बजट के क्वेश्चन तो आपको 1 साल तक झेलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बजट, मेरा ये मानना रहता है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही पड़ती है। एक तो आपकी समझ बढ़ती है, दूसरा आपको ये चीज पता लगती है कि स्टेट गवर्नमेंट के नजरिए में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, नहीं,
पेपर पॉइंट ऑफ प्रोस्पेक्ट से और स्टेट गवर्नमेंट के नजरिए से क्या चीजें ज्यादा मायने, वही एग्जाम में भी ज्यादा मायने। तो ये माइंडसेट हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। हमें अपने दिल में ये लग सकता है कि भाई ये जो है फला फला योजना बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट देखेंगे तब देखेंगे फला योजना की 2 लाइन लिखी है, और दूसरी योजना जैसे अब चिरंजीवी योजना देखिए, चिरंजीवी योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, 2-2 4-4 पेजेस हर जो है इकोनॉमिक सर्वे में उसके आते हैं, बजट में उसके 3-3 4-4 पॉइंट्स रहते हैं। तो ये हमें जब हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं तब हमें उसकी जो है इंपॉर्टेंस समझ आती है। मैगजीन में आप पढ़ोगे तो चिरंजीवी की 2 लाइन आएगी, पालनहार की भी 2 लाइन आएगी, रिप्स की भी 2 लाइन आएगी, आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम जो है बजट का भी है एक रो बजट जो है वो पूरा हम देखेंगे। सो इसी के साथ ये क्लास को हम अभी ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।